आज तुम्हारा क्लास जो है ओटाइटिस मीडिया का है। ओटाइटिस मीडिया का मीनिंग होता है कि मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया जो है कितने तरह का होता है। हमारे पास है एक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसका मीनिंग होता है कि मिडिल ईयर के भीतर जो स्ट्रक्चर है, जैसे मिडिल ईयर में हो गया, मिडिल ईयर का कैविटी हो गया, तुम्हारा जो ऑस्किल्स हो गया वो हो गया, मिडिल ईयर का जो एयर सेल हो गया ये हो गया, स्टैकियन ट्यूब हो गया, इन सबों का सडन एक इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। सुपरेटिव मीन्स ये हो गया, उसमें से डिस्चार्ज आने लगा। डिस्चार्ज कब कैसे आता है? पहले वायरल इन्फेक्शन होगा, फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मीन्स मिडिल ईयर का एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन जो है क्यों होता है, किस में होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। पहला जो होता है, ये मोस्ट कॉमनली जो है तुमको बच्चों में मिलता है। छोटा बच्चा इन्फेंट हो या चिल्ड्रेन हो या कोई गरीब आदमी हो, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस वाले पेशेंट में ये मिलता है हमको। अब इसमें है कि ये इन्फेक्शन जाता कैसे है, कान के भीतर ये इन्फेक्शन जाता कैसे है। तो नाक से हमारे कान में एक कनेक्शन है जिसको स्टैकियन ट्यूब बोलते हैं। स्टैकियन ट्यूब से इन्फेक्शन हमारे मिडिल ईयर की तरफ चला जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो दूध पीने वाला बच्चा होता है, उसको लेटा कर दूध नहीं पिलाना है। माँ को बोलना है कि उसको थोड़ा प्रॉप टॉप कर दीजिए, थोड़ा सा उठा दीजिए, ऐसे करके उठा के आप बच्चों को दूध पिलाइए। रीज़न इसके पीछे ये है कि बच्चे में जो स्टैकियन ट्यूब होता है वो थोड़ा सॉल्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और हॉरिजॉन्टल में होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो वो दूध जो है स्टैकियन ट्यूब से होते हुए मिडिल ईयर में चला जाता है और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जैसे मान लो जो आदमी स्विमिंग कर रहा हो या अंडर वाटर में काम डाइविंग कर रहा हो, उसको भी हो सकता है। एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, उससे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, या हमारे सिस्टमिक कॉज से भी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, इसका मीनिंग होगा किसके कारण हो रहा है। मेन इसमें देखना है स्टैकियन ट्यूब का मेल फंक्शन हो रहा है। स्टैकियन ट्यूब का यदि मेल फंक्शन होगा तो हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो म्यूकोसा है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये होता कैसे है? जैसे मान लो वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें हो सकता है। बच्चों और इन्फेंट में जिसमें मिजल्स, डिप्थीरिया या वूपिंग का होता है, उससे हो सकता है। टॉन्सिल के इन्फेक्शन से हो सकता है, एडिनोइड के इन्फेक्शन से हो सकता है ये। अब मान लो किसी को राइनाइटिस हो रहा है, बार बार सर्दी हो रहा है, साइनस का डिजीज है, साइनसाइटिस हो गया, ये एलर्जी है, उससे हो सकता है। गले में कोई ट्यूमर है, नेजोफेरिंजियल ट्यूमर है, उससे हो सकता है। नाक का यदि हम पैकिंग करते हैं उससे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई क्लेफ्ट पैलेट होगा उससे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये इन्फेक्शन होता है तो कौन कराता है, माने इसके बैक्टीरियोलॉजी क्या है। तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। यदि तुमको एमसीक्यू में पूछेगा कौन बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन है, तो बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हमारा मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, मोर्सिला से हो सकता है, और कभी कभी स्यूडोमोनास ओरिजिनसा से भी हो सकता है, जो ग्रीन कलर का लगभग डिस्चार्ज आता है उसमें। अब आते हैं कि ये पैथोलॉजी क्या है और इसके क्लिनिकल फीचर क्या है। पैथोलॉजी का मीनिंग इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है ट्यूबल स्टैकियन ट्यूब के पास गया, उसको अक्लूड कर दिया, उसमें एडिमा कर दिया, तो पहला स्टेज हो गया ट्यूबल अक्लूजन का स्टेज हो जाता है। ट्यूबल अक्लूजन होगा तो देखो तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएगा, उसको लगेगा कान भारी है, थोड़ा सा कम सुन रहे हैं। जब हम कान देखेंगे तो हमको दिखेगा कि जो लाइट रिफ्लेक्स है वो लॉस हो गया है। जैसे अभी हम तुमको दिखाते हैं, फोटो देखो यहाँ पे आके देखो, स्क्रीन टीवी स्क्रीन पे देखो, ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें देखो कोन ऑफ लाइट यहाँ पर विजिबल है। अब यदि इसको इन्फेक्शन हो जाएगा ट्यूबल अक्लूजन में तो हम तुमको दिखाते हैं कान कैसा दिखेगा इसको। अब ये ट्यूबल अक्लूजन हो रहा है इसको, अब लाइट जो है डिफ्यूज हो जाएगा, अच्छे से कोन ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। ये लेटरल प्रोसेस जो है ये तुम्हारा सामने की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा चला गया है। और यदि हम ट्यूनिंग फॉग टेस्ट करेंगे तो कंडक्टिव लॉस आएगा। और ये हुआ पहला स्टेज। सेकंड में क्या होता है, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन बोलते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया, मिडिल ईयर में चला गया, उसको रेड कर देता है। देखो यहाँ पे रेड दिख रहा होगा, लाल दिख रहा है फोकस को, यहाँ पे लाल दिख रहा है, ये पूरा पूरा रेड कंजेशन दिख रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या पेशेंट को आएंगे, पेशेंट को बहुत दर्द करता है,
एडल्ट लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगता है। बच्चा में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा और बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। साइन क्या मिलता है, उसको बोलते हैं कार्ड व्हील अपीयरेंस। देखो ये इसमें एक लाइन ऐसे ऐसे बना हुआ दिख रहा है, इसमें लिखेगा चक्का की तरह, गाड़ी के चक्का की तरह इसमें ब्लड वेसल्स दिखने लगेगा और रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है स्टेज ऑफ सुपरेशन बोलते हैं। ये स्टेज ऑफ सुपरेशन का एक पिक्चर हम तुमको दिखाते हैं कैसा दिखता है। इसमें स्टेज ऑफ सुपरेशन में तुमको ऐसा दिखेगा, देखो ये सुपरेशन हो रहा है, इसमें पस बनना चालू हो गया है। पस जब इसको बनेगा तो पेशेंट के सिम्टम्स जो है रिलीफ होना चालू हो जाता है। दर्द भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। पस बन चुका है, पस पूरा भरा हुआ है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जैसे पस ब्रस्ट करेगा दर्द कम हो जाएगा, जिस स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। तो स्टेज ऑफ सुपरेशन में क्या हो रहा है, पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, बच्चों में फीवर आ रहा है, कम सुनाई दे रहा है, बच्चे में कभी कभी वोमिटिंग हो जाता है, उसको कभी कभी चक्कर लगने लगता है, कन्वर्जन हो जाता है। हमको लैंड साइन इसमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखो नहीं अच्छे से दिख रहा है, इसमें लैंडमार्क लॉस हो जाएगा, येलो रेड स्पॉट बन जाएगा। एंट्रम यदि हम पीछे छूते हैं यहाँ पे हमको दर्द करता हुआ दिखेगा। रिजोल्यूशन जब होगा, रिजोल्यूशन का जब फेज हो जाएगा बच्चों में, तो तुमको क्या दिखेगा, उसमें ब्लड निकल गया है, डिस्चार्ज हो गया है, ईयर एक्सप्रेशन का कम हो जाता है उसमें और नॉर्मल लैंडमार्क आने लगता है। अब नेक्स्ट जो है, जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन उसमें रह गया किसी भी कारण से, जो कारण बहुत सारा है हमारे पास है। जैसे बच्चा का इम्यूनिटी कम हो, पेशेंट डायबिटिक हो, तो उनको क्या होता है, स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन नहीं होके स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। जब स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन होगा तो मिड ईयर का जो ये एरिया है वो टेंडर हो जाएगा, इसमें एब्सेस बन सकता है, जो इनर ईयर में है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में आ जाओ, ट्रीटमेंट में क्या करना है। इसका जो पहला ट्रीटमेंट है, क्योंकि पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, पेशेंट में इन्फेक्शन है, पेशेंट को डिस्चार्ज आ रहा है, तो हम सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है कोएमॉक्सिक्लिब। कोएमॉक्सिक्लिब जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को खत्म कर देगा वहां से। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट दे देते हैं, नाक में ड्रॉप दे देते हैं, या सिस्टमिक डिकंजेस्टेंट भी देते हैं, फिर एनाल्जेसिक देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स दवा देते हैं बच्चों में। यदि डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको ईयर टॉयलेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, जॉब्सन प्रोब में कॉटन ले लेते हैं, कान को हम उसको साफ कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद भी पेशेंट रिजॉल्व नहीं करता है। इस केस में हम क्या करते हैं, अब इस केस में हम तुमको दिखा रहे हैं एक फोटो देखो हम क्या करेंगे। यहाँ आ जाओ। अब इसमें पस बना हुआ, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब इसमें हमको पस को निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारा देखो एंटीरियर पार्ट है, ये तुम्हारा इन्फीरियर पार्ट है, ये सुपेरियर है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो हम जो इंसिजन जो देते हैं यहाँ पर देंगे या यहाँ पर देंगे, रीज़न इसके पीछे क्या है। ये जो पोस्टीरियर सुपेरियर पार्ट है, यहाँ पे ऑस्कल से इनका से स्टेपीज है, यहाँ पर हम इंसिजन देंगे तो इसमें इंजुरी हो जाएगा, यहाँ इंसिजन नहीं देंगे। ये पार्ट में अप्रोच करना थोड़ा सा कठिन है, ये तुम्हारा एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट है, यहाँ अप्रोच करना थोड़ा कठिन होता है, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट में इंसिजन हम देते हैं। हम इंसिजन कैसा देंगे, यदि इसमें पस बना हुआ है तो हम इंसिजन ऐसा देंगे, देखो ये माउस कैसे घूम रहा है, ये ऐसा इंसिजन देंगे, ये कर्बिनिलियर इंसिजन दे देंगे। इसमें यहाँ एक इंसिजन दे देंगे, इसमें जो पस है वो ड्रेन हो जाएगा, पेशेंट का सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएगा। ये हुआ सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका। अब इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का भी फंडा है। जब पेशेंट को हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पहले हम 2 से 3 दिन तक कोएमॉक्सिक्लिब दिए, अब पेशेंट मान लो रिजॉल्व कर जाता है तो नेक्स्ट कंटिन्यू 10 दिन का हम दे देते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी उसको। अब 2 से 3 दिन तक दिए, पेशेंट रिजॉल्व नहीं किया तो हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक को बदल देते हैं। जैसे हम अभी कोएमॉक्सिक्लिब दिए, एमॉक्सिक्लिब दिए उसमें, अब उससे रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम उसको चेंज करके थर्ड जनरेशन या सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्प्रिन दे देते हैं। या किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, हम एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यही हमारा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। जब वो एंटीबायोटिक से सही नहीं होता तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं, जिसमें एक कर्बिनिलियर इंसिजन बता दिए तुमको देते हैं, वहाँ से पस ड्रेन हो जाता है और ये पेशेंट रिजॉल्व हो जाता है। अब यदि रिजॉल्व नहीं होता है पेशेंट, तब कॉम्प्लिकेशन तुमको बताया जा चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट वैरायटी इसका क्या है। इसका नेक्स्ट वैरायटी है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया।
नाम से क्लियर है कि नेक्रोटाइजिंग मीन्स एकदम गला देगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को सड़ा देगा, इस तरह से समझ लो। तो ऐसा किस केस में होगा? या तो छोटा बच्चा हो, किसी को टीबी हो, किसी को एड्स का बीमारी हो, माने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, या मिजल्स डिप्थीरिया वाले पेशेंट में सडन क्या करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को एकदम गलाने लगता है, उसको नेक्रोसिस कर देता है। इस केस में क्या है, हायर एंटीबायोटिक हम प्रिस्क्राइब करते हैं। दवा वो उसी तरह का चलता है, दवा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर इसकी सर्जरी की प्लानिंग करनी पड़ती है, वो है मेस्टोइड सर्जरी। अब नेक्स्ट एक वैरायटी तुम्हारे पास आता है जिसको हम लोग ब्लू ईयर बोलते हैं या ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन बोलते हैं। इसका एक पिक्चर हम तुमको पहले दिखाते हैं, इस पिक्चर को तुम देखो ये कैसा दिखता है। ब्लू ईयर का क्या मीनिंग होता है? ब्लू ईयर का मीनिंग होगा ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक थेरेपी दिए, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन रिजॉल्व पूरा नहीं हुआ, तो क्या होता है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है। देखो ये फ्लूइड जो दिख रहा होगा तुमको, इसमें देखो फ्लूइड दिख रहा है, देखो ये बबल टाइप का यहाँ दिख रहा है, बबल दिख रहा है, इसमें ये फ्लूइड जमा हो गया। ये फ्लूइड को कहा जाता है कि नियरली स्ट्राइल होता है ये फ्लूइड। अब सेकेंड का मेल फंक्शन हो गया, सबका मेन कारण वही, सेकेंड का मेल फंक्शन हो गया, मिडिल ईयर म्यूकोसा ज्यादा सिक्रेशन चालू कर दिया। इटियोलॉजी तुम्हारा उसी तरह से होगा, सेकेंड का मेल फंक्शन, एडनर का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन, राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस तुम्हारा हो गया, ब्लड बॉर्न कोई इन्फेक्शन हो गया, पैलेटल इंसफिशिएंसी हो गया, एलर्जी हो गया। अब अनरिजॉल्व तुम्हारा ओटाइटिस मीडिया हो गया। क्लिनिकल फीचर तुम उसी तरह से देखो, बच्चा रहेगा, हियरिंग लॉस होगा, डिलेड स्पीच उसको हो जाएगा, एडल्ट लोग को क्या होगा, कान भारी लगेगा, हैवीनेस ऑफ ईयर होगा, उसको डेफनेस आएगा। जब हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो देखो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन तुमको यही दिखेगा, इस फोटो को तुमको दिखा रहे हैं, इसमें गौर से देखो, कोन ऑफ लाइट जो है डिफ्यूज हो गया है, इसमें कोन ऑफ लाइट डिफ्यूज हो जाता है इसका, इसमें हमको बबल दिखने लगता है, यहाँ पे देखो फ्लूइड का लेवल दिखेगा, बबल दिखेगा। पेशेंट जब हिलेगा उसको लगेगा कान का पानी किसी किनारे पे जा रहा, फिर सर को सीधा किया तो किनारे से बाहर आ रहा है। ये ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन का फीचर हो गया। फ्लूइड लेवल इसमें हमको मिलता है। अब इसमें हमारा ट्रीटमेंट का फंड है, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे और हियरिंग टेस्ट क्या करेंगे। हियरिंग टेस्ट तुम्हारे पे फॉलो कर दो, कंडक्टिव लॉस आएगा। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कर दोगे तुम, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्रिक बी टाइप का कर्व इसमें तुमको मिलेगा। एक्सरे मेस्टॉइड करोगे तो मेस्टॉइड एयर सेल जो है तुमको नहीं दिखेगा, वहाँ पे जो काला काला दिखता है वो नहीं दिखेगा, उजला उजला तुमको वहाँ दिखेगा, स्क्लेरोसिस हो जाता है उसमें। अब ट्रीटमेंट में तुम्हारा ट्रीटमेंट का फंडा लगभग सेम जैसा है, नेजल डिकल्जेशन दे देते हैं, सिस्टमेटिक डिकल्जेशन दे देते हैं, एंटीबायोटिक कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स बोलता है कि एंटीबायोटिक देना चाहिए, हम एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, उसको भाषा में मैन्यूवर करने बोलते हैं, नाक फुलाओ ऐसे करके ताकि हवा उसकी तरफ जाए। जब इन सब से नहीं सही होता है तब हम आते हैं सर्जरी में। अब देखो सर्जरी कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये पिक्चर देखो गौर से, तुमको समझ में आएगा। यहाँ आ जाओ, एयर बबल यहाँ बना हुआ है, अब इसमें फ्लूइड जो है पड़ा हुआ है, इसकी हमको सर्जरी करनी है। तो इसमें इंसिजन का फंडा ये होता है कि इंसिजन तुमको कभी भी देना होगा तो इंटीरियर वाला कंटेंट में यहाँ देना है और पोस्टर वाला यहाँ देना है, यहाँ कभी नहीं देना है क्योंकि इनका स्टिपिस का यहाँ जॉइंट है। हम इंसिजन इसमें रेडियल देते हैं, ऐसा इंसिजन देते हैं जैसे दिखा रहे हैं, ये इंसिजन ऐसा इंसिजन देते हैं। ये इंसिजन देने से क्या होता है, जब हम ग्रोमेट डालेंगे तो ग्रोमेट को ये पकड़ लेगा और ग्रोमेट लंबे दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये पानी धीरे धीरे निकलते रहे इसका। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट तुम्हारा हो गया। अब यदि ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन जो है नहीं ठीक हुआ तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एटेलेक्टिस हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं कैसे हो जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो एक फोटो तुमको दिखाते हैं, देखो यहाँ आके देखो। अब हम ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन था, ट्रीटमेंट दिए, नहीं सही हुआ, तो देखो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एकदम पतला हो जाएगा, एटिक में डिट्रैक्शन चालू हो जाएगा, और यदि सीवियर रहेगा तो इसमें कोलेस्टोमा भी बढ़ने लग जाता है। इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या कहते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही फिर तब करना पड़ता है। अब रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया किसको होता है, रिकरेंट उसी को होता है बच्चों में यदि होता है, 4 से 5 बार साल में बार बार हो रहा है। तो एक रिकमेंडेशन है, यदि रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो एमॉक्सिक्लेव जो है लगभग 3 से 6 महीना तक देना चाहिए। और आज के डेट में कहा जाता है नहीं देना है, हम ग्रोमेट दे देंगे या उसकी सर्जरी कर देंगे, एलर्जी का ट्रीटमेंट कर देंगे। अब एक नेक्स्ट वैरायटी है एरो ओटाइटिस मीडिया। एरो ओटाइटिस मीडिया किसको बोलते हैं, जैसे कोई पेशेंट प्लेन में सफर कर रहा है, जब वो प्लेन में सफर करता है तो कान में एक प्रेशर बढ़ जाता है और जो सेकेंड का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, मिडिल लेवल में प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है पीछे की तरफ पुल हो जाता है।
जैसे पीछे की तरफ पुल होता है तो स्टेकन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। स्टेकन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो उसमें इडिमा हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा तो एक्सुडेट्स आ जाएगा, एक्सुडेट्स आ जाएगा तो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे आ जाएगा, तो उस पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। ये डायग्नोसिस किया गया, लगभग 90 mm से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सडन नेगेटिव प्रेशर होता है, पेशेंट को दर्द होने लगता है इसमें। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका पेशेंट को पहले बोलना कि आप सोइए नहीं प्लेन में, जब प्लेन डिसेंट एसेंट करें तो आप सोइए नहीं, गम को चिबाइए, मुंह को ऐसे ऐसे चलाते रहिए ताकि स्टेकन ट्यूब जो है ब्लॉक नहीं हो जाए। यदि मान लो ये बार बार किसी पेशेंट में ऐसा हो रहा है तो लगभग हमको 2 से 3 घंटा पहले पेशेंट को थेरेपी स्टार्ट कर देना हो। थेरेपी यही है कि नेजल ड्रॉप दे देना है डिकंजेंट का, सिस्टमिक डिकंजेंट दे देना है उसको, नाक का स्प्रे दे देना है, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे दे सकते हैं, च्युइंग गम दे सकते हैं, ताकि इसको बैरोट्रोमा इसको नहीं हो, ये ओटिक बैरोट्रोमा इसको बोलते हैं। और यदि सबसे भी नहीं सही होगा फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैरिंगोटोमी करते हैं, ग्रोमेट लगा देना पड़ेगा उस पेशेंट में।